अब देखिए कहाँ दीवार बनी क्या बनी, वो इन्वेस्टिगेशन करिए ना। देखिए मैं जब एमएलए था मैं तो असेंबली में खड़े रहकर बोला था ना कि जहां जहां भी आपको लगता है कि वक्त के अंदर जिसने घोटाला गड़बड़बाजी किया उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करिए। देखिए इसमें दो तीन बातें हैं। जो महाराष्ट्र के अंदर अभी जो कमेटी का गठन हुआ है, जो एक्स जस्टिस थे रंजना देसाई जी की सदस्यता के अंदर, उसमें आप देखिए तो एक भी माइनॉरिटी का है ही नहीं। एक मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, जबकि 14 से 18% यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटी है। तो क्यों उनको एक्सक्लूड किया गया? क्या उनकी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं? क्या उनका जो बताने का तरीका है बराबर नहीं? क्यों आपने नहीं लिया भाई उनको? उनकी भी तो राय लीजिए ना, मशवरा लेना चाहिए सबको, फिर उसके बाद आपको जो करना है करिए। और हम तो पहले कहे थे कि देखिए ये असंवैधानिक है यूसीसी, ये है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 जो राइट टू लिव लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, वायलेशन है आर्टिकल 25 का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, ये वायलेशन है आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के जो संविधान का। तो ये तो उसका वायलेशन है। और आप यूनिफॉर्म यूसीसी बिल लाकर आप हिंदू पर्सनल लॉ जो है ना उसको लाके आ रहे हो। और हमारे जो रिलीजन के अंदर जो अधिकार दिए मुसलमानों के अंदर शादी के, सक्सेशन के, वो तमाम चीज को तो साइड में कर दिए जाएंगे आपकी इससे। और इतना ही नहीं, आप यूनिफॉर्मिटी बताते हो तो उसमें किधर यूनिफॉर्मिटी? आपने ट्राइबल को एक्सक्लूड किया है इसमें। ट्राइबल कम्युनिटीज आर ग्रांटेड एग्जेम्पशंस इन जो रीजनल यूसीसी का ड्राफ्ट है उसमें। तो कहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा ये? कि बीजेपी को जो भी चीज मुसलमानों के खिलाफ है ना उसी के ऊपर ध्यान देना है। ये बाकी और इनको कुछ करना है। आपको अगर करना है ये वाकई में कुछ, तो एक बिल लाइए जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, जो बेरोजगारी खत्म हो। जो ये पेपर इस तरह नीट के लीक होते हैं, स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, जो 22 लाख स्टूडेंटों की लाइफ के साथ जो खिलवाड़ किया गया है वो रुके। ये सब चीज के लिए लाइए ना, यही सब आपको करना है। तो ये तो हम समझते हैं कि सरासर असंवैधानिक है। और इतना ही नहीं, काफी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर PILs फाइल किए यूसीसी के खिलाफ। अब उसकी तो सुनवाई हो जाने दो, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया तब देखेंगे क्या करने का है, उससे बात करेंगे। मगर मैं मानता हूं कि असंवैधानिक है और उसको अपोज करते हैं। बात करें अगर राम मंदिर में जैसे चंदा को लेकर जो घोटाला हुआ है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन सिद्धिविनायक में भी ऐसा हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो बात करें मुस्लिम रिलीजियस की, तो उसमें हाजिर दरगाह भी है, क्या उसमें आपको लगता नहीं? देखिए ये राम मंदिर का जो चंदा घोटाला जो पब्लिक के सामने उजागर हुआ इतने बड़े पैमाने के ऊपर, हजारों करोड़ का, इसमें बीजेपी सरकार जो चारों तरफ से घिर चुकी है। कि मेरे तो दोस्त मुझे यहां तक बता रहे कि जब बीजेपी के मंत्री रास्ते पे निकलते लोग चिल्ला रहे चंदा चोर चंदा चोर। इतना तक कि लोगों ने हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ दी, उनकी आस्था का गला घोट दिया है। पहले तो सबसे पहले हमारी एक षड्यंत्र रचा, बाबरी मस्जिद हमारी शहीद किया, भव्य राम मंदिर बना लिया, उसका क्रेडिट पूरा बीजेपी मोदी ले रहे हैं। वो 2 से लेकर राम जी का नाम लेकर यहां तक पहुंच गए। उसके बाद वहां पे ट्रस्ट के अंदर इतना बड़ा आपने घपला कर दिया। SIT का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट आया है, वो आप देखिए, उसमें बता रहे कि 70 तो कम से कम हमारे पास ऐसा एविडेंस है जो दिखा रहा है जूते में, कपड़े में इस तरह से लोगों के चंदे चोरी किए। महाराष्ट्र से चांदी की ईंटें गई थी, उसका आता पता ठिकाना नहीं है। तो तमाम ये जो चीजें, अब उसके बाद में आप FIR करते हो 8 लोग के ऊपर, उनको कोर्ट में खड़ा करते हो, पहले दिन जेल कस्टडी हो जाती है। अरे पुलिस कस्टडी लीजिए, उनका इन्वेस्टिगेशन करिए, 80 लाख बरामद हुआ, बाकी का चंदा कहाँ है? बरामद करना बाकी है ना सब। फिर वहां पे आता है चंपत, वो तो बोले रिजाइन कर। अरे भाई रेजिग्नेशन से क्या होगा? रेजिग्नेशन से क्या आपका क्राइम खत्म हो जाएगा? जिस वक्त वहां पे चंदा चोरी घोटाला हो रहा था, आप तो उस टाइम पे वहां पे थे ना, तो अकाउंटेबिलिटी आप पे है। आप रिजाइन करने से आपका क्राइम खत्म नहीं हो जाता। तो हम तो ये चाहते हैं, और पूरे भारतीय हमारे हिंदू भाई बहन भी तमाम लोग ये चाहते हैं कि जो जो भी इस चंदा चोरी के अंदर ये घपले में इन्वॉल्व है, 3-4 मंदिरों के नाम आ रहे हैं, तमाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो उन लोगों और उन लोगों को सजा मिले। क्योंकि ये आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है और इससे लोग को दिल बहुत आहट हो गया। अब क्या हो रहा है, पूरा उससे ध्यान भटकाने के लिए योगी जी आ गए मुसलमानों के पीछे। ध्यान भटकाना है, अगर इतनी बड़ी चीज में बीजेपी घिर गई तो क्या करो, बेस्ट टारगेट क्या, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास चालू करो। वक्फ पे आ गए, इस पे करो ना इंक्वायरी, कौन रोक रहा है आपको? करो इंक्वायरी। उसको लेकर सवाल है कि योगी ने सीधा कहा है कि घेरा है समाजवादी पार्टी, वो कह रहे कि जो मंदिरों का पैसा है वो मस्जिद की दीवार बनाई जा रही है, क्या? अब देखिए कहाँ दीवार बनी क्या बनी, वो इन्वेस्टिगेशन करिए ना। देखिए मैं जब एमएलए था मैं तो असेंबली में खड़े रहकर बोला था ना कि जहां जहां भी आपको लगता है कि वक्फ के अंदर जिसने घोटाला गड़बड़बाजी किया उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करिए। हमने तो अंटारिया का भी निकाल लिया था मैटर को, कि वो आगा खान बोर्ड की जगह थी
ट्रस्ट की, कैसा उसने ले लिया, वो भी इंक्वायरी करिए। हम तो हर चीज, देखिए ये आस्था का विषय है और लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। चंदा आपने चोरी किया करोड़ों की संख्या में, जिन्होंने अपने आस्था से दिया था, तो वो लोग चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, इंसाफ मिले और इन चोरों को सजा मिले। आपको नहीं लगता कि हाजी अली दरगाह जो ट्रस्ट है उसके भी जो चंदा आता है उसकी भी जांच होनी चाहिए, चंदा कहाँ जा रहा है, कैसे यूज करिए। अगर आपको लगता है कि कोई घपलेबाजी कर रहा है, हर चीज का कहीं पर आपको लगता है कि कोई अपनी आस्था की बुनियाद के ऊपर चंदा दे रहा है और वहां आपको लगता है कि नहीं कोई चोरी कर रहा है, चंदा बराबर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आपको इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है। बात भी अगर महाराष्ट्र की जिस तरीके से सीएम ने एक भाषा का इस्तेमाल किया, भाड़े के टट्टे और वगैरह, मतलब जैसे मिसिंग लिंक को लेकर कहीं ना कहीं जो इंसिडेंट हुआ था, कैसे देखते हैं? देखिए, मिसिंग लिंक के ऊपर टिप्पणी करना महाराष्ट्र का अपमान करना नहीं है। मैं भी महाराष्ट्र का हूँ, मुंबईकर का हूँ, मुंबईकर हूँ, प्राउड मुंबईकर। हम ना महाराष्ट्र का अपमान करते हैं ना महाराष्ट्र का अपमान सह सकते हैं, लेकिन मिसिंग लिंक के बारे में सरकार को घेरना मान नहीं है महाराष्ट्र का। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है। मिसिंग लिंक जो सब्जेक्ट है ये करप्शन, आप जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करोगे तो इसी तरह का थूक लगाने वाला काम कर देते हैं ये लोग। उसके बाद गिरता है, परेशानी लोगों को होती है, टैक्स पेयर का पैसे से बनता है सब चीज। भाई आज आप अगर देखेंगे बीएमसी का जो बजट है काफी राज्यों से ज्यादा बजट है। जो FY ईयर 2026-27 का आप देखेंगे तो तकरीबन मैं समझता हूं 80,992 करोड़ का बजट है। इतना बजट कहां गया? आपने कहा था प्री मॉनसून 2-2 करोड़ रुपया आपने 26 वॉट को दिया है, क्या यूज हुआ वो? तो जब तक आप बेजवाबदार लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये बढ़ता जाएगा। अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं करेंगे, बढ़ता जाएगा। आप देखिए 5 दिन मुंबई में बारिश आई, हाँ, अफरा तफरी का माहौल, तहस नहस हो गया सब तरफ पूरा मुंबई। इतना ही नहीं, 13 से 14 लोगों की जानें चली गई। कौन जवाबदार है उन जानों का? कोई खड्डे में गिर के, जो मैनुअल ओपन था उसमें गिर के किसी की जान चले गई। स्कूल बस के ऊपर झाड़ गिरा, उस पर 11 साल के बच्चा मासूम, उसकी जान चले गई। मानकोट के अंदर एक बिल्डिंग गिर गई, 6 लोगों की उसमें जान चले गई। तो जिन लोगों की लापरवाही की वजह से इन बेगुनाह बेकसूर लोगों की जाने गई है, तो सरकार का फर्ज बनता है कि उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करे, केस करे, बुक करे, उनको जेल में डाले कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से लोगों की जाने गई है, कल्पेबल होमिसाइड का केस दर्ज होना चाहिए लोगों। आप फिक्स करने बोलते तो आप बोलते महाराष्ट्र का अपमान। नहीं, मैं एक टैक्स पेयर हूं, मुझे राइट है कि अगर सरकार कोई गलत काम करे तो मैं सरकार से सवाल करूंगा, और सरकार को सवाल करना महाराष्ट्र का अपमान कतई नहीं हो सकता। बात करें अगर ATS जो है 112 इंडिविजुअल्स की क्वेश्चनिंग कर रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लिंक है पाकिस्तानी बेस्ड गैंगस्टर शहजाद भट्टी। देखिए, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के दायरे के अंदर पूरा मैटर है। जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगा पब्लिक के सामने आएगा। तो जैसे प्रधानमंत्री भी बाहर गए हुए थे 3 नेशन के टूर पे, बड़ी ही भारत की उपलब्धि उन्होंने बताया। अरे गए हैं, भारत की उपलब्धि बताओ। यहाँ पे आप पहले कुछ एक बयान तो दो। इतना बड़ा आपने क्रेडिट ले लिया था भव्य राम मंदिर बनाने का, उसके अंदर इतना बड़ा घपला हो गया, हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया। अब फिर आप खामोश बैठो? बाहर से भी कम एक ट्वीट तो कर ही सकते प्रधानमंत्री। आपने तो क्रेडिट लिया था ना, तो अभी चंदा चोरी की क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे आप? इतना बड़ा घपला हो गया, इसका क्रेडिट क्यों नहीं ले? यहाँ तो आप माइंड भटकाने के लिए पूरा मुसलमानों के ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहे हो। जब क्रेडिट लेते हो इतना भव्य मंदिर बनाने का, तो जो घपला हुआ उसका भी क्रेडिट बीजेपी सरकार और मोदी जी को लेना चाहिए। आखिरी सवाल है, वियतनाम में जिस तरीके से एक बोट जो डूब गई उसमें भारतीय की मौत हो गई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है कि कुछ भारतीय वहाँ गए थे वियतनाम में, उनका वो डूब गया, उसकी वजह से उनकी जानें चले गई। हमारी संवेदनाएं हैं उनके साथ में, और हम चाहेंगे कि ऊपर वाला उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, और भारत सरकार से भी ये जो कि हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए ताकि उनकी जो भी पार्थिव शरीर है, बॉडी, वो प्रॉपर से यहाँ पे आ सके। और बस क्या बोलेंगे, संवेदना है। इस तरीके से एक प्रयास लगाया जा रहा है, एक बात चली कि शरद पवार जो उनके MP हैं वो NDA में शामिल हो सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर दिखाया गया, आपके ऑपरेशन जो शरद पवार को लेकर दिखाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, शरद पवार जी बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े लीडर है, और मैं समझता हूँ जब मैं पैदा हुआ था तब शरद पवार जी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। अभी उनकी पार्टी का डिसीजन है, अब उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। अगर ना ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन फला, टाइगर सब चल ही रहा है, देख रहे हैं आप, और हम सब जाते ही जा रहे हैं, जिसको जाना है जा रहा है।
हम तो देख रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता देख रही है, देश की जनता पूरा देख ही रही है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर लोग डूब रहे हैं, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। बारिश के अंदर इतना सारा बवाल मच गया मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर इतने लोगों की जानें चले गई 4-5 दिन की बारिश में, कोई उसकी परवाह कोई नहीं है किसी को, मगर ऑपरेशन टाइगर चल रहा है। लेकिन जब अजय दला जब भाई थे तो तभी बात चली थी मर्जर की, दोनों एनसीपी जो है एक हो जाएगी। अभी सेंटर पवार की तो आपको लगता है उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, हम भी सुन रहे हैं, आपके माध्यम से देख रहे हैं कि शरद पवार जी जाकर वहां पे मिल रहे हैं एकनाथ शिंदे जी को, फिर ये लोग का आपस का मसला है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। हम तो हमारी पार्टी के अंदर खुश है, बैठे हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं पूरे देश में मजलूमों के लिए। जो ओवैसी साहब जंग लड़ रहे हैं, उनका हम एक छोटा सा सिपाही हूँ, उनके साथ चल रहे हैं और चलते रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी।